मधु मीरा के साथ अपने कमरे में आई तो कमरा देखकर मीरा ने उससे पूछा, मधु तुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम किसी राजकुमारी के कमरे में आ गए हैं? मधु मुस्कुरा दी, हाँ लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, पर मैं तो इस महल की राजकुमारी बिल्कुल नहीं हूँ। पर हाँ, तू किसी राजकुमारी से कम थोड़ी है। इतना कहकर उसने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और बुक्स निकालकर टेबल पर रखने लगी। फिर उसने अपने बैग से चेंज करने के लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। तभी एक आदमी राजस्थानी कपड़े पहने हुए वहां आया। उसने दरवाजे पर नॉक करके पूछा, खम्माघनी बायसा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हाँ प्लीज हमारे लिए 2 ग्लास बादाम वाला दूध ले आइए और 1 ग्लास में थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिएगा, और हाँ बिस्किट भी ले आइएगा, मीरा ने जवाब दिया। जी बायसा, अभी लाया। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। तभी मधु चेंज करके बाहर आई। कौन था? मीरा। मीरा मुस्कुराते हुए मधु के पास आई। सर्वेंट था, हमसे ये पूछने आया था कि हमें कुछ चाहिए या नहीं। मधु बेड पर आकर बैठी और चुपचाप अपने बैग से सामान निकालने लगी। तभी मीरा उसका हाथ पकड़कर बोली, चल मधु, हम ये पैलेस देखकर आते हैं। इतनी रात को पागल हो गई है क्या? सुबह देख लेंगे, अब यही तो रहना है हमें, मधु ने अपना हाथ उससे छुड़ा कर कहा। मीरा मुंह बनाने लगी। उसका चेहरा देखकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, मीरा अगले 4 दिन हम यही रहने वाले हैं, तो कल सुबह आराम से उदयपुर का ये खूबसूरत पैलेस देखेंगे, पर फिलहाल मुझे नींद आ रही है, इसलिए मुझे सोना है। श्रुति मैम ने बताया था ना कि कल सुबह दूल्हा यहाँ आने वाला है और मुझे उनका वेलकम करना है, और फिर कल से शादी की रस्में भी शुरू हो जाएगी। कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कल मेरे काम का पहला दिन है, इसलिए मैं बीती बातों को भूलकर कल से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे खुद को भी फ्रेश फील करवाना है, तो मैं सोने जा रही हूँ। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है सो जा, पर उससे पहले तुझे मेरी एक बात माननी होगी, वो भी बिना कोई ड्रामा किए। मधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बोल। तभी उसी आदमी ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाइए। वो आदमी अंदर आकर ट्रे टेबल पर रखकर बोला, बायसा अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आपके कमरे में इंटरकॉम रखा हुआ है, फोन कर दीजिएगा। थैंक यू। मीरा के इतना कहते ही वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही मीरा ने ट्रे उठाए और मधु के पास बैठकर बोली, तेरा चेहरा साफ बता रहा है कि तूने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। जयपुर में भी तूने ये कहकर कुछ नहीं खाया था कि तेरा मन नहीं है, पर अब कोई ड्रामा मत करना। चुप करके ये बिस्किट खा और ये हल्दी वाला दूध पी, उसके बाद सो जाना। मधु बिना कुछ कहे बिस्किट खाने लगी। मीरा उसे देखकर मन ही मन बोली, मधु मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरी उदासी की वजह वो तो बिल्कुल नहीं है जो तूने मुझे बताई है, बात तो कुछ और ही है। पर अगर तू मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगी क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुझे रेस्ट की जरूरत है, पर सुबह हम बात जरूर करेंगे। उसने भी अपना ग्लास उठाया और चुपचाप दूध पीने लगी। मधु ने भी ना चाहते हुए अपना ग्लास खत्म किया और बोली, गुड नाइट मीरा। गुड नाइट मधु, मीरा मुस्कुराते हुए बोली। मधु जाकर बेड पर लेट गई। लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा ने अपना ग्लास खत्म किया और फिर वो भी कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और फिर अपने कमरे से बाहर आ गई। बाहर इतनी रात में भी डेकोरेशन का काम चल रहा था। मीरा वहीं खड़ी होकर ये सब देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर रोहित पर पड़ी जो नीचे किसी से फोन पर बात कर रहा था। रोहित, मीरा हैरानी से बोली। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, पर जैसे ही उसने फिर से नीचे देखा तो रोहित वहां नहीं था। वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, मीरा तू भी ना पागल हो गई है? पिछले 4 दिन से तू रोहित को कॉल कर रही है पर उससे बात नहीं हो पा रही है, शायद इसलिए वो तुझे नजर आ रहा है। इतना कहकर मीरा फिर से अपने कमरे में आ गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाइट्स ऑफ करके मधु के बगल में आकर सो गई। सुबह होते ही पैलेस में हलचल बढ़ गई थी। कबूतरों के गुटुर गुटुर करने की आवाजें बहुत तेज हो गई थी। उनकी आवाजों से मधु की नींद खुली। उसने उठकर टेबल पर रखे अपने फोन में टाइम देखा तो सुबह के 7 बजने वाले थे। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बोली, महादेव, आज मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ और इस शुरुआत में मुझे आपका साथ चाहिए क्योंकि करण को अपने दिल से निकालना मेरे बस में नहीं है।
उनकी याद को दिल में बसाकर ही मुझे अब आगे बढ़ना है। आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरी हिम्मत बनकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहिएगा। मुझे कभी बिखरने मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ मेरे माँ पापा और भाई की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अपने दर्द को भुलाकर उनके लिए जी पाऊं। और प्लीज अब ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे मेरी मुश्किलें और बढ़ जाए, प्लीज। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली और वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी। पर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने स्वीटी हाथों में एक ड्रेस लिए खड़ी थी। वो अंदर आकर मधु से बोली, मधु, ये श्रुति मैम ने तुम्हारे लिए राजस्थान की पारंपरिक ड्रेस और ज्वेलरी भेजी है। प्लीज इन्हें पहनकर जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। लड़के वाले और लड़की वाले दोनों ही कल रात ही आ चुके हैं और दूल्हा भी बस आधे घंटे में आने ही वाला है। हमारे ऑफिस में जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो हिमांशु सर उसी से दूल्हा दुल्हन का स्वागत करवाते हैं, इसलिए आज ये काम तुम करने वाली हो। हाँ, पर ये कपड़े? मधु ने इतना पूछा ही था, पर स्वीटी उससे टोकते हुए बोली, दूल्हे के आते ही मेहंदी की रस्म शुरू हो जाएगी और शादी राजस्थान में है तो राजस्थानी थीम तो होनी ही चाहिए, है ना? मधु मुस्कुरा दी तो स्वीटी फिर से बोली, तुम पर ये ग्रीन लहंगा और ब्लैक चोली बहुत सुंदर लगेगी और जब तुम ये ग्रीन कलर की चुनरी ओढ़ोगी ना तो कमाल धमाल लगोगी। मधु मुस्कुराते हुए बोली, कमाल मैं तब लगूंगी ना जब तुम मुझे तैयार होने दोगी। तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। श्रुति मैम को तुम्हें हिमांशु सर से भी मिलवाना है और आज के सारे फंक्शन तुम्हें उनके साथ मिलकर ही करने हैं, तो प्लीज जल्दी आ जाना। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो स्वीटी वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु ने कपड़े टेबल पर रखे और मीरा को जगाने के लिए आगे बढ़ी, पर फिर अचानक रुक गई। नहीं मधु, पहले तू रेडी हो जा, उसके बाद इसे उठाना, वरना अगर ये वॉशरूम में घुस गई तो 1 घंटे के पहले नहीं निकलेगी। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। इधर शालिनी पहले इसमें बने भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आई। उन्होंने मंदिर से बाहर आते ही करण को फोन किया। ड्राइव कर रहे करण ने जैसे ही अपनी मम्मा की कॉल देखी तो कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग मम्मा, क्या कहा था तूने कि मेरे जागने से पहले आ जाएगा? शालिनी ने पूछा। तो करण अपनी गाड़ी दाएं घुमाते हुए बोला, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी मेरी मम्मा, तो उसे ही ठीक करने में 1 घंटा लग गया, बस इसलिए देर हो गई, पर उदयपुर पहुंच गया हूँ। 15 मिनट में आपके पास आ जाऊंगा। जल्दी आ, यहाँ सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। मेहंदी की रस्म भी शुरू होने वाली है। शालिनी अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए बोली। आ रहा हूँ मम्मा, इतना कहकर करण ने कॉल कट कर दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ मधु। नफरत है ना तुम्हें मुझसे, तो अब तुम हर रोज मुझे देखोगी। मेरा करीब आना तुम्हें दर्द देता है ना, तो अब मैं तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, पर तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। इधर मधु आईने के सामने बैठी अपनी चोली की डोरी बांध रही थी। उसने 2 डोरी तो बांध ली थी, पर तीसरी डोरी उससे नहीं बांधी जा रही थी। तभी मीरा की नींद खुल गई। मधु को आईने के सामने देखकर वो बेड से उठी और उसकी डोरी बांधते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही है। मधु मुस्कुरा दी, ये सब श्रुति मैम ने भिजवाया है, मुझे इन्हें पहनकर ही दूल्हे का स्वागत करना है। मीरा ने टेबल पर रखा बोला उठाया और उसके माथे पर लगाते हुए बोली, तूने मुझे बताया नहीं मधु कि तुझ पर हाथ किसने उठाया? तू जानती है ना मीरा कि अगर मैं तुझे बताना चाहती तो कल रात को ही बता देती। मधु का जवाब सुनकर मीरा उसकी नोजई को टाइट करते हुए बोली, ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो मैं अब नहीं पूछूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी, जिसने भी तुझ पर हाथ उठाया है ना, महादेव करे कि उसके हाथ में चोट लग जाए या फिर उसका हाथ ही टूट जाए। मीरा, मधु गुस्से में चीखी। मीरा बिना कुछ कहे उठकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही मधु उठकर अपने कमरे से बाहर आई। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपने एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े सीढ़ियों से नीचे आई और मंदिर की ओर दौड़ी। तभी अपने कमरे में जा रही शालिनी की नजर उस पर पड़ी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मधु ने मंदिर के अंदर आते ही घंटी बजाई और भोलेनाथ की पिंडी के सामने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके बोली, हे महादेव, मीरा के मुंह से निकली गई ये बात कभी सच मत होने दीजिएगा। उन्हें कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना उन्हें। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरे हिस्से में अगर आपने थोड़ी सी भी खुशी लिखी है तो वो भी आप उन्हें दे दीजिए और उनके हिस्से की सारी तकलीफें मुझे दे दीजिए।
मुझे तो दर्द के साए में जीने की आदत हो गई है, पर उन पर किसी भी दर्द, किसी भी तकलीफ का साया भी मत पड़ने दीजिएगा। उन्हें इतनी खुशियां दीजिएगा कि उनके पास मेरे बारे में सोचने का टाइम भी ना रहे, और वो मेरा नाम तक अपने जहन से मिटा दे। अगर इतना प्यार करती हो मेरे बेटे से, तो फिर उसका दिल क्यों तोड़ा तुमने? तभी शालिनी ने पूछा। उसकी आवाज सुनते ही मधु ने अपनी आंखें खोली और तुरंत पलटकर देखा। अपने सामने शालिनी को देखकर उसके जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी किस्मत एक बार फिर उसे करण के ही पास ले आई है। उसने तुरंत पलटकर भोलेनाथ की पिंडी की ओर हैरानी से देखा और मन ही मन उनसे पूछा, ये क्या किया आपने महादेव? मुझे उनकी ही शादी में ले आए, क्यों? जो सवाल तुम महादेव से कर रही हो, उसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ मधु। शालिनी इतना कहते हुए उसके पास आई, पर मधु की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे नजरें भी मिला सके। वो पलटकर तुरंत वहां से जाने लगी, तो शालिनी उसे रोकते हुए बोली, रुको मधु। उसके इतना कहते ही मधु के कदम रुक गए। शालिनी ने उसके पास आकर पूछा, महादेव से यही पूछ रही थी ना कि वो तुम्हें यहाँ क्यों ले आए? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो उसके सामने आकर खड़ी हुई। महादेव से मेरे करण की खुशियां मांग रही थी ना? प्यार करती हो ना उससे? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से भाग गई। वो भागती हुई सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ी। शालिनी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी उसे देख रही थी। मधु ने अपने कमरे में आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे से टिककर रोने लगी। क्यों महादेव, क्यों क्यों आप मुझे उनकी ही शादी में ले आए? मैं करण की यादों में इतनी खो गई कि श्रुति मैम और स्वीटी के बार बार उदयपुर का नाम लेने पर भी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि उनकी शादी भी यहीं पर हो रही है। अब क्या करूं मैं? अगर वो मेरे सामने आ गए तो क्या करूंगी मैं उनसे भागकर यहाँ आई थी और आप मुझसे पहले उन्हें यहाँ ले आए। फिर से उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाल रखा है। प्लीज मत तोड़िए मुझे, मत खेलिए मेरे साथ ये खेल, मत खेलिए। इतना कहकर वो वही दरवाजे से टिककर जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी मीरा नहाकर बाहर आई, पर जैसे ही उसने मधु को इस तरह रोते देखा तो दौड़ती हुई उसके पास आकर बोली, मधु क्या हुआ? उसे देखते ही मधु उससे लिपट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख मीरा की घबराहट बढ़ गई। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, कहीं वो राक्षस हमारा पीछा करते हुए यहाँ तो नहीं आ गया, कहीं मधु ने उसे देख तो नहीं लिया। तभी मधु रोते हुए बोली, लोग कहते हैं कि ये दुनिया गोल गोल घूम रही है, पर मेरी तो जिंदगी भी गोल घूम रही है। कहीं भी चली जाऊं, घूम फिर के वापस वही आ जाती हूँ। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी, तो मधु रोते हुए फिर से बोली, एक बार फिर मेरी किस्मत मुझे करण के ही पास ले आई है। मीरा ये सुनकर सोच में पड़ गई। मधु रोते हुए बोली, हम यहाँ उनकी ही शादी में आए हैं। करण की शादी में? मीरा ने हैरानी से पूछा, तो मधु ने रोते हुए अपना सिर हिला दिया। मीरा ने उसकी ओर देखकर पूछा, अरे पर इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? ये तो अच्छा ही हुआ ना, ये तेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए तुझसे गलतियां भी जरूर होगी, पर अगर करण तेरे साथ होंगे तो वो सब ठीक कर देंगे। उसके इतना कहते ही मधु ने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हुई। उसने तुरंत अपना बैग उठाया, बोली, इससे पहले कि वो मुझे यहाँ देखे ले, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी, पर मीरा उसे हैरानी से देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने मधु की ओर देखते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही स्वीटी अंदर आकर बोली, मधु ये सब क्या कर रही हो? दूल्हा बस पहुंचने ही वाला है और अभी तक तुमने अपने कपड़े तक अलमारी में नहीं रखे। ये सब बाद में कर लेना, चलो। दूल्हे के पहुंचने से पहले हमें गेट पर उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहना है, चलो। स्वीटी ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी। स्वीटी मेरी बात सुनो, मैं ये काम नहीं कर सकती। मधु ने इतना कहा ही था कि सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसकी नजर रोहित, गायत्री, राधिका और बाकी सब पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी चुनरी से अपना चेहरा ढक लिया। मीरा भी उसके पीछे ही कमरे से बाहर आई। उसकी नजर भी नीचे सब लोगों पर पड़ी, तो वो मन ही मन बोली, मुझे तो लगा था कि मधु करण के साथ उनके घर पर थी, तो उनके बीच प्यार नहीं पर दोस्ती तो हो ही चुकी होगी, पर मधु को देखकर तो लग रहा है कि इन दोनों के बीच बात बनने की जगह और बिगड़ गई है। स्वीटी मधु का हाथ पकड़े पैलेस के बड़े से दरवाजे के पास आई और इधर उधर देखकर बोली, ये श्रुति मैम और हिमांशु सर कहीं नजर नहीं आ रहे। मधु अपनी चुनरी से अपना आधा चेहरा छिपाए खड़ी थी। उसे उस पल समझ ही नहीं आया
कि वो क्या करे, कहाँ जाए। तभी स्वीटी को हिमांशु और श्रुति बात करते हुए नजर आए, जो उसकी ओर ही आ रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, लो सर और मैम आ गए। दोनों जैसे ही उनके पास आए तो श्रुति ने स्वीटी से पूछा, मधु कहाँ है? मैम आप भी मधु को इस ड्रेस में देखकर नहीं पहचानी ना? एक मिनट, इतना कहकर स्वीटी ने मधु के चेहरे से उसका घूंघट हटा दिया। मधु घबरा गई, पर हिमांशु उसे बिना पलके झपकाए देखता ही रह गया। उसने फिर से अपना आधा चेहरा अपनी चुनरी से ढक लिया। मधु की झुकी हुई पलकें और खूबसूरत चेहरे को देखकर हिमांशु उसे एकटक देखे जा रहा था। वो मन ही मन बोला, ये कोई ख्वाब है या फिर हकीकत? बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही है। तभी श्रुति हिमांशु से बोली, सर यही मधु है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके इतना कहते ही हिमांशु ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। हेलो मधु। मधु ने झेपते हुए हिमांशु से हाथ मिलाया और बोली, हेलो सर। श्रुति मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैम मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। पर क्यों? हिमांशु ने तुरंत पूछा। मधु ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और घबराते हुए बोली, एक्चुअली सर, मुझे यहाँ आकर पता चला कि ये शादी कितनी बड़ी है और ये मेरा इस फील्ड में पहला दिन है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी वजह से आपकी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज मुझे किसी और जगह भेज दीजिए। ये सुनकर हिमांशु को हंसी आ गई। मधु उसे हैरानी से देखने लगी तो हिमांशु अपनी हंसी रोककर बोला, तुम मेरे साथ यही प्रोजेक्ट करोगी मधु? आई नो कि ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए तुम थोड़ा घबरा गई हो, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो हम हैं यहाँ तुम्हारी गलती ठीक करने के लिए। और वैसे भी मुझे तुम्हारे मंडप के डिजाइन बहुत पसंद आए हैं, और वही डिजाइन जब मैंने क्लाइंट को दिखाए तो उन्हें भी वो डिजाइन बहुत पसंद आए। अब हम इस शादी में वैसा ही मंडप बनाने जा रहे हैं जो तुमने बनाया है। अब यहाँ के हर फंक्शन का डेकोरेशन और दूल्हा दुल्हन के आउटफिट सब तुम्हें संभालना है। हिमांशु की बातें सुनकर मधु कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आ रही करण की गाड़ी पर पड़ी और उसकी बोलती बंद हो गई। वो घबराहट में वहां से हिल भी नहीं पाई। श्रुति की नजर भी करण की गाड़ी पर पड़ी तो वो तुरंत बोली, करण सर आ गए। करण ने अपनी गाड़ी रोकी और अपने ग्लासेस उतारते हुए गाड़ी से बाहर आया। मधु ने अपना चेहरा छिपाए हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे लिए और पलटकर वहां से जाने की कोशिश करने लगी, पर तभी उसकी नजर शालिनी पर पड़ी जो उसी ओर आ रही थी। मधु फिर से पलट गई और एक पिल्लर की आड़ में खड़ी हो गई। वो मन ही मन बोली, प्लीज भगवान, मुझे उनके सामने आने से बचा लो। मुझमें ना उनका सामना करने की हिम्मत है और ना ही अपनी आंखों के सामने उनकी शादी होते देखने की। प्लीज भगवान, मत लीजिए मेरे प्यार का और इम्तिहान। इससे ज्यादा सहने की शक्ति नहीं मुझमें। उनके सामने अगर मैं खुद को संभाल नहीं पाई तो ना जाने क्या होगा, और अगर उन्होंने इतने लोगों के बीच कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से एक बार फिर उनके खानदान की मेरी वजह से बदनामी हुई तो मैं क्या करूंगी? प्लीज महादेव, ऐसा कुछ मत होने देना। गाड़ी से बाहर आते ही करण की नजरें मधु को तलाशने लगी। मधु भी घूंघट की आड़ से उसे ही देख रही थी। तभी श्रुति अपने आसपास देखकर बोली, ये मधु कहाँ चली गई? शायद वो रही। तभी करण पिल्लर की आड़ में खड़ी मधु की ओर देखकर बोला। मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। श्रुति मुस्कुराते हुए मधु से बोली, आओ मधु, हमारी कंपनी की ओर से करण सर का स्वागत करो। मधु के पास बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो झेपते हुए करण की ओर बढ़ने लगी और उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे देखकर वहां जितने भी लोग उसे पहचानते थे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ममता को उसे वहां देखकर बहुत गुस्सा आया, पर रोहित बहुत खुश हुआ। मधु को देखते ही करण अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया। वो राजस्थानी लिबास में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ज्यादातर लोगों की नजरें उस पर ही थी। उसे देखकर एक पल के लिए करण अपनी सारी नाराजगी भूल गया। आरव उसे देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, ओह, तो फाइनली मधु भाभी यहाँ आ ही गई। लगता है भगवान ने इन्हें फुर्सत में बैठकर बनाया है, वो भी मेरे भाई के लिए। करण ने उसे अपनी ओर आते देखकर मन ही मन कहा, अब मैं देखता हूँ मधु कि तुम कब तक और कहाँ तक मुझसे भाग पाती हो। नफरत है ना तुम्हें मुझसे, तो अब तुम मेरी शादी की तैयारियां खुद अपने हाथों से करोगी। मधु नजरें झुकाए करण के पास आई तो हिमांशु मुस्कुराते हुए बोला, करण साहब ये मधु है। इन्होंने आज से ही हमारी इवेंट कंपनी ज्वाइन की है और आज हमारी ओर से यही आपका वेलकम करेगी। श्योर, करण मधु की ओर देखकर बोला।
पर मधु अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी। स्वीटी ने मधु के आगे थाल बढ़ाया तो उसने बिना कुछ कहे थाल में से कुमकुम लिया और करण के माथे पर तिलक करने लगी। करण अभी भी उसे ही देख रहा था, पर उसने एक बार भी उससे नजरें नहीं मिलाई। मधु ने उसके माथे पर अक्षत लगाकर कुछ अक्षत उसके सिर पर डाले और फिर उसे फूलों की माला पहनाई। माला पहनाते ही उसकी नजरें करण की नजरों से टकराई और वो सब कुछ भूलकर उसे देखने लगी। उसने उसकी ओर देखते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां उसके सिर पर डाली और उस पर इत्र छिड़का। फिर उसने करण की आंखों में देखकर अपने हाथ जोड़े और बोली, खम्मा घनी, हमारी कंपनी की ओर से मैं मधु उदयपुर के इस खूबसूरत पैलेस में आपका दिल से स्वागत करती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि हम आपकी शादी को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे और आप आपकी शादी की एक एक रस्म कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर उसने थाल में रखे मिठाई की डिब्बे में से राजस्थान की पारंपरिक मिठाई घेवर का एक टुकड़ा उठाया और करण की ओर बढ़ाते हुए बोली, राजस्थान में कहा जाता है कि अगर घेवर से मुंह मीठा करके किसी काम की शुरुआत की जाए तो वो हमेशा शुभ होता है। करण ने उसके हाथ से मिठाई ली और बोला, मुझे मीठा पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं इसे जरूर खाऊंगा क्योंकि आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी में किसी का भी बुरा साया ना पड़े और सब कुछ शुभ हो। इतना कहकर उसने थोड़ी सी मिठाई खा ली। मधु ने अपनी नजरें झुका ली तो करण उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर बोला, अगर मीठा खाकर किसी नए काम की शुरुआत शुभ होती है तो आज आप भी तो एक नई शुरुआत कर रही है, इसलिए मीठा तो आपको भी खाना चाहिए। उसके इतना कहते ही मधु ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो करण ने अपने हाथ में ली हुई मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी। मधु ने झेपते हुए उसके हाथ से मिठाई लेनी चाहिए तो करण ने पूछा, मेरे हाथों से खाने में आपको कोई प्रॉब्लम है या मैंने आपके हाथों से मिठाई नहीं खाए इसलिए आप भी नहीं खाएंगी? खा लो मधु, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि क्लाइंट खुद हमें अपने हाथों से मिठाई खिलाकर गुड लक विश करे। तभी पास खड़ी श्रुति बोली। करण ने फिर से उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मधु ने बिना कुछ कहे नजरें झुकाकर उसके हाथ से मिठाई खा ली और फिर 2 कदम पीछे हटकर वहां से जाने के लिए पलटी। तभी करण की नजर उसकी ओर बढ़ रही रिद्धिमा पर पड़ी। करण मधु को रोकते हुए बोला, रुकिए। उसकी आवाज सुनकर मधु के कदम रुक गए और उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।